अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान। और कॉल लेने से पहले एक खुशखबरी है। अब आपको पता है कि कितने साल हो गए हमें? हम 2015 से कर रहे हैं। 7-8 साल, 6-7-8। हाँ, कहीं शुक्रिया अदा करना पड़ेगा इसके लिए। तो जब से हमने कॉल इन डे शुरू किया, मेरे ख्याल पहले साल में ही शुरू कर दिया था शायद, तो बाकायदगी से नेशनल बैंक पाकिस्तान के पेंशनर्स की कॉल्स आती रही हैं हमें। कुछ की तो वफ़ात भी हो गई और उनका केस ये था कि 6 साल पहले केस उन्होंने जीत लिया था कि उनको पेंशन्स मिलनी चाहिए और कुछ पेचीदगियाँ भी थी। लेकिन फिर एक रिव्यू पिटिशन फाइल की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, रिव्यू पिटिशन की दरख्वास्त फाइल की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के वकला ने। 6 साल गुजर गए उस रिव्यू पिटिशन को, हालांकि मेरा ख्याल है ऐसे होता नहीं है अमूमन। अब खुशखबरी ये है कि उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब हैं, नाम तो सुना होगा आपने, और कुछ मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर उस रिव्यू पिटिशन की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि 60 बिलियन रुपए जो अभी भी हयात हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 11-11.5 हज़ार पेंशनर्स नेशनल बैंक को अब उनको मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें और मज़ीद रुकावटें ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत देर गुजर गई है। हर हफ्ते तकरीबन हमें कॉल्स आती हैं, आज भी हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि आज बिल आखिर एक खुशखबरी है। अब कॉल्स के हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे होंगे। पहले कॉलर हैं हमारे हस्ब मामूल कामरान अली साहब नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम सर, मैं भी 8 सालों से रेगुलर कॉलर हूँ सर। और पहले आपका पेंशन का मसला तो नहीं है, लेकिन कॉल कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के अंदर। जी, जो पहला जुम्मा था जब से आपने कॉल्स लेना शुरू की जी। और दूसरा एक और खुशखबरी मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि रेंजर्स ने कराची के अंदर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग खाली कर दी है। जी, हमारे बराबर में। जी। ये भी मसला आपके प्रोग्राम के अंदर ही उठाया था मैंने। और दूसरा जो है वो उसके अलावा जो DHA का केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है। तो कौन सा वाला? हस्बे मामूल मैं वो एक शेर से आगाज करना चाहूंगा कि लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, जी सकते नहीं, आदमी समझा ना अब तक आदमी का मसला, खींचती है एक तरफ तहजीब हाजिर की कशिश, एक तरफ दामन कुशा है मौलवी का मसला। वाह। अब ये जो जितने भी SIFC के अम्ब्रेला के अंडर हो प्रोजेक्ट्स या फिर CPEC के अंडर हो, इनका जो है वो ओरिजिन यानी इनका जो टारगेट है वो जो एग्जीक्यूशन हो रही है सिर्फ पंजाब में हो रही है। और सिंध के अंदर जो फेज 1 के अंदर CPEC के M6 मोटरवे जो हैदराबाद से सक्कर तक बनना था उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। दूसरा ये है कि सराड़ी के अंदर जो एक रेलवे का हादसा हुआ था बड़ा, उसके अंदर कई जानें चली गई थी। उनकी लवाहिकीन के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी, वजारत रेलवे ने भी, वजीर रेलवे साहब जो ख्वाजा साद रफीक साहब आखिरी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि जो है जो उनके लवाहिकीन है उनको जो है इमदाद दी जाएगी। सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था, उस पर कुछ नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ये जो हाला से लेकर काजी अहमद तक नेशनल हाईवे बहुत ही ख़राब सूरत हाल है इसकी। आए रोज़ हादसा होते हैं, ना फेंस है ना जो है वो रिफ्लेक्टर्स हैं और बम्पी है रोड, तो इसका रिपेयर नहीं हो रहा है। ये भी कई सालों से इशू उठा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मसला भी हल होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल मोटरवे की बात तो कामरान भाई अक्सर करते हैं। हाँ, और वो इसीलिए मुकम्मल भी नहीं हो रहा बेचारे। सॉरी। रहील अशर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी सर। जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपका था एक तो खैर माशाल्लाह आपको मुबारक हो, खुशखबरी की बात है। मैं दिसंबर 2018 से मैं भी इस प्रोग्राम में आपका रेगुलर बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक बात करूँ कि जी वसतुल्लाह साहब ऐसे पिछली दफा बात हुई थी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर की पेश से, तो मैंने इनके कहने पे बहुत शुक्रिया रिसर्च करके निकाली। रॉयटर की रिपोर्ट है 9 मार्च 2024, उसमें लिखा हुआ है एंटिसिपेटेड फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब इज प्रिपेयर्ड टू लीव अ मंथली सैलरी ऑफ पैकेज ऑफ 3 करोड़ एंड डच सिटीजनशिप टू अज्यूम द टॉप फाइनेंशियल पोजीशन इन पाकिस्तान। वो मुझे वसतुल्लाह साहब ने कहा था राहिल साहब जरा वो रिसर्च करके बोलिएगा, तो ये मैंने इसीलिए निकाली 9 मार्च 2024। जी जी
रॉयटर की रिपोर्ट है ये। जी जी ठीक है। अच्छा, दूसरी मैं दो बात करूंगा, वही जो आप कहते हैं उसके हवाले से। एक तो ये जो हमारे साइफर का ड्रामा रचाया था इमरान खान साहब ने, वो इंटरनेशनली भी एक्सपोज होके जीरो हो गया, जो अभी अमेरिका की कांग्रेस की। देखिए, एक बड़ा मैं नाजुक मसला आज उठा रहा हूँ। ये जो अभी हमारे एक कैप्टन और एक कर्नल शहीद हुए हैं, कैप्टन अहमद और कर्नल काशिफ जी, इनकी शहादत के बाद जो हमारे माशाल्लाह पीटीआई के वो जो हैं सोशल मीडिया वालों ने जो हंगामा मचाया, जिस किस्म की उन्होंने बातें लिखी है। देखें, 2022 में इन्होंने जब वो सरफराज साहब, जनरल सरफराज साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद किया। फिर इन्होंने 9 मई भी कर दिया, फिर अब ये किया। देखिए, इसके ऊपर दो बातें। एक कि अगर हमने 9 मई को, इसमें मैं कसूरवार ठहराता हूँ जो उस वक्त की हुकूमत की केयर टेकर के जी, मिलिट्री कोर्ट्स बने ना बनते, मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स में केस डालते, आप रोजाना उसकी सुनवाई कर सकते हैं। इमरान खान की भी तो जेल ट्रायल हुआ, डेली बेसिस पे आप सुनते, उनको सजाएं मिलती, ताकि पता तो चलता। दूसरी बात जो है, मेरा देखे क्योंकि बैकग्राउंड आर्मी का है, मेरे 95% खानदान आर्मी में है, और लोगों से बात भी हुई है, और कुछ लोगों से जिनके जो घर वाले वो शहीद हुए हैं, वो बड़े सख्त नाराज हैं, और उनकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है। देखिए, उन 5 बहनों से पूछे जिसका इकलौता भाई शहीद हो गया ना, बिल्कुल, उसके ऊपर उनके घर पे क्या गुजरी। एक बात, आखिरी बात करूं, देखें जिस तरह अगर ये ट्रोलिंग पीटीआई के सोशल मीडिया ने रखी और इसके ऊपर कोई चेक नहीं किया गया ना, तो थोड़े अरसे का, मैंने तो 6 महीने बोले हैं कि 6 महीने के बाद ये निज़ाम भी लिपटा जाएगा। फिर वो कुछ लिपटा जाएगा कि माजरत के साथ पीटीआई वालों को इस मुल्क में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर जो ये इसको कर रहे हैं, देखिए आखिरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारे इसका ताल्लुक नहीं है, तो आप तो उमर अयूब साहब शहीदों के घर चले जाते हैं ना, वो भी एक आर्मी बैकग्राउंड से, कराची वाले यहाँ पे जो उनके लीडर है चले जाते हैं, ये दिखाने के लिए जी हमारा उस सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। नहीं, देखें, जिस जिनकी आप बातें करें, ये घटिया और बेहुदा बातें हैं, और ये पहले भी हमने देखी हैं, और ऐसे हरगिज़ इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल मेरे ख्याल के शोहदा के घर जाने में तो किसी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और कोई बात थी इनकी? नहीं, सही है ऑब्जर्वेशन। जो बात है, नवाब जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर, इंशाल्लाह आइंदा हम 24-25 बरस बाद अपनी आज़ादी की 100 साला तकरीबात मुनक़िद कर रहे होंगे सर। जी जी, इंशाल्लाह। और इस दौरान दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी आज तरक्की की रफ्तार जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक की रफ्तार से रोज़ाना कंपेरेटिवली पीछे ही हो रही है जी। अच्छा, हद तो ये है कि सर ये एटमी ताकत होते हुए भी हम अपनी दिफाई अखराजात कर्ज लेकर पूरे कर रहे हैं। क्या ये 2047 में जब हम एक में से अक्सर अफराद, जाहिर सी बात है, एक वो है तभी नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो क्या तब हम भी अपने किसी कायद की इमदादी वैगन में ले जाते हुए पेट्रोल ना होने का साने तो वो 2047 में जो होगा वो देख लेगा। तब मुझे तो अप्रैल 2024 का भी नहीं पता है यार। तो मतलब इतना लंबा केवल बहरहाल थैंक यू फॉर फास्ट साइटेड बात है, लेकिन हमारी दूरबीन इतनी दूर जाती है। फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। जी, अच्छा, ये अगला कॉलर का नाम इलियास चौधरी कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, सेट है। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि ये एक ईमानदार जज जो थे पाकिस्तान में, उनका अच्छा नाम गिना जाता था, अल्लाह ने आज उनको बहाल किया। बहाल तो नहीं किया, उनकी सहूलत जो है, उनकी पेंशन वगैरह बहाल की है जी। तो लेकिन हमारी अदलिया इतनी डंडी भी मारती है साथ कि जो किरदार है उनका कोई नाम ही नहीं लेता। हर बंदा अपना महकमा बचाने के चक्कर में है। ये देख लें कि पाकिस्तान की अदलिया सबसे आखिरी नंबर पे है, इसके आगे किस नंबर पे जाएगी? कि हम एक अनपढ़ बंदा भी देख रहा होता है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी देखें कि जो अमेरिका में शहबाज गिल कर रहा है, वो शहबाज गिल को जमानत भी इसी अदालत ने दी है। कोई नहीं रखा कि महीने बाद आ जाओ, वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहा है, और इधर अदलिया के फैसलों की वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो इसके लिए क्या मशवरा आपका कि ये अदलिया को कोई मशवरा ही दे दें कि भाई आप कानून की किताब के ऊपर ही चले जाएं, इधर उधर ना जाएं। ये जो ज्यादती कर गए हैं साकिब निसार ग्रुप, अभी उस बेचारे को 62 साल हो गए हैं,
वो सिर्फ मुराद क्या करनी है इस मुल्क में, ज्यादती करने वाले को तो पूछो, सही बात। कत्ल करने वालों को कोई पूछता ही नहीं है, मकतूल को कह देते हैं पैसे ले लो। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? सर हमारे ख्यालात आपके बिल्कुल जैसे आपके ख्यालात हैं वैसे भी हमारे ख्यालात हैं। बहरहाल जी मोहम्मद सलीम साहब है रावलपिंडी से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। खान साहब, खोरो साहब और मेरे दो भाई मौजूद नहीं है। आज तो नेशनल बैंक का जिक्र कर दिया। आज तो सलीम भाई आपकी आवाज आपका इंतजार कर रहे थे, अब आपकी आवाज मैं क्या बताऊँ आपको सर कि मैं 11,000 पेंशनर है जिनमें 3,000 विडोज है। ये 11,000 लोग नहीं है, 11 लाख लोग हैं। कल मुझे तो तमाम विडोज के फोन आए, कहने लगे सलीम भाई सबसे पहले आपने डॉन न्यूज के जो प्रोग्राम करते जरा हट के खान साहब, खोड़ो साहब, मुबशर जैदी साहब नहीं है, जिलानी साहब, आपके जो प्रोड्यूसर या आपके जो कॉल अटेंड करते हैं जो मालकान, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। क्योंकि ये अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है और वो 1 महीने का टाइम दिया कि इन लोगों इन पेंशनर्स को पेमेंट की जाए और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको पेंडिंग रखा है। अगर उसको फैसला रखे वो लगा दी जाएगी। और दूसरी बात ये सुनिए सर, हेलो जी 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 सर सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोले बोले बोले। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब ये फैसला आया था 2007 में तो बड़े बड़े चैनल उसमें कह रहे थे कि जी ये तो बैंक डूब जाएगा, बैंक डूब जाएगा। और कल वही चैनल वाले, अगर आप कहो तो नाम ले लो खान साहब, ये है ना कामरान खान साहब, इन्होंने प्रोग्राम किया कल 30 मिनट का कि जी वो तो अब तो नेशनल बैंक के शेयर 12-13 रुपए के थे, ये तो 38 रुपए के हो जाएंगे और ये डिविडेंड पे करने जा रहे हैं। और 6 साल पहले यही कह रहे थे नेशनल बैंक डूब जाएगा, नेशनल बैंक डूब जाएगा। लेकिन एक चैनल है डॉन न्यूज जिसने हमारे केस को जिंदा रखा, 7 साल मुझे सुना, 14 साल हमारी अदालतों ने सुना। मैं कह रहा हूँ कि ये 11 लाख लोग आपको दुआएं देंगे, आपने हक अदा कर दिया है। ये तमाम चैनल को आपको फॉलो करना चाहिए। ये लोगों के जो काम मैं आपको क्या बताऊं, मैंने किस किस बंदे से अपना राब्ता किया, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। रऊफ कलासरा, कामरान खान, कामरान शाहिद, शाकिर साहब, और मैं क्या बताऊं सर कौन कौन से लोग हैं। ये जियो न्यूज पे आते हैं सारे, हामिद मीर, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक से एक चैनल है डॉन न्यूज, जिंदाबाद। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपके प्रोग्राम को जारी सारी रखे। आपको मैं आपको 2018 से आपके लिए नवाफिल पढ़ता हूँ, दुआएं देता हूँ। आज ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, नाम लेके दुआ करता हूँ मैं आपके लिए। अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। आप दुनिया में भी सुरखरू होंगे, आखिरत में भी सुरखरू होंगे, बहुत बड़ी कामयाबी। और जिन जजेस ने हमारे आपने फैसला दिया है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिल्ला साहब, जस्टिस डॉक्टर मोहम्मद अली मजहर साहब, और हमारे सबसे बड़े चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने आतिश काजी फाइजा साहब, उन्होंने फौरन आते सारी 2 महीने के अंदर हमारी रिव्यू पिटीशन को सुनना शुरू कर दिया और तीसरी हेयरिंग पर उन्होंने फैसला कर दिया। तो ये सर मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं आपके लिए सर। बहरहाल आपके जो भी जज्बात हैं, आपके जो भी जज्बात हैं, हम आपकी खुशी में बहुत शरीक हैं। बेशक अल्लाह ताला जो है आपको की ये खुशी जो है रखे और आपके तमाम मुश्किलात ये जो फैसला हुआ है इस पे A to Z मुकम्मल अमल दरामद हो जाए, आमीन, आमीन। एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। डॉक्टर खादिम हुसैन साहब हैं मुल्तान से। जी सर। जी सर। जी सर, डॉक्टर खादिम हुसैन सर, मैं मुलाजम हूँ पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी मुल्तान जी, जो कि कपास के पे रिसर्च का एक इंटरनेशनल लेवल का अदारा है। और आपके तवसत से गुजारिश करनी थी कि यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो हैं वो रिसर्चर PhDs हैं और तकरीबन 200-300 मुलाजमीन हैं और 1100 के करीब रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जी। इन सब की तनख्वाहें जो हैं पिछले 2 साल से उनको नहीं मिल रही हैं, कभी 20%, कभी 30%। अच्छा। इस आपको पता है इस महंगाई के दौर में पूरी तनख्वाह पे गुजारा करना मुश्किल है और 20%, 30% पे जो है वो गुजारा जो है वो पता नहीं हम कैसे कर रहे हैं। तो गुजारिश है कि वजह क्या बताते हैं, हमारी बात वजह क्या बताते हैं, क्या क्यों ऐसा है? वजह ये बता रहे हैं कि हमारा जो भी है ना फंडिंग जो होती है
वो देती है जो भी है ना टेक्सटाइल मिलें, उनका सेस कॉटन सेस से आती है जी। वो तकरीबन पिछले 8 साल से वो जो है वो सेस की कलेक्शन नहीं हो रही। कुछ कभी वो अदालती जो है वो चले जाते हैं डिफेंस में केस का, उनके वाकई वो बता रहे हैं या वाकई सेस कलेक्शन नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, क्योंकि हमारा ही अपना एक इदारा है जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ सेस, वो सेस कलेक्ट करता है। उसमें बहुत सी जो है, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते उनके खिलाफ, और क्योंकि गवर्नमेंट की दिलचस्पी भी शायद नहीं है। मुझे हैरत यह है कि अगर पीआईए और स्टील मिल को पाला जा सकता है तो आपका तो बहुत छोटा सा इदारा है सर। बिल्कुल छोटा सा इदारा है। हमें सिर्फ अगर हमें 1 करोड़ 1 अरब की फंडिंग जो से ना, तो ये पूरा रिसर्च का जो है कपास पे इसको दोबारा बहाल किया जा सकता है सिर्फ 1 अरब से, और हमारे जो है वो सारे इसमें से वाजिबात भी अदा हो सकते हैं। तो ये अब जो है ना मुलाजमीन यकीन करें हॉस्पिटलों तक पहुंच गए हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है किसी परेशानी में जी, तो किसी की बहुत सारे 2-3 मुलाजमीन हमारे वफात भी पा चुके हैं बेचारे। तो उनकी जो अहले खाना उनको पेंशन तक नहीं मिल रही, किसी को जो है उनकी जो पेंशन के जो होती है ग्रेजुटी वो भी नहीं मिल रही। और ये सरकारी इदारा है? हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल। किसके अंदर आता है? फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंडर है, ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, फूड क्या बात सिक्योरिटी एंड रिसर्च। वाह वाह। तो कॉटन रिसर्च की तो शायद हमें इस मुल्क में जरूरत भी नहीं है ना, इतना कॉटन नहीं जरूरत है या नहीं है, लेकिन नहीं अभी रखा हुआ है, कह रहा हूँ। बिल्कुल हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, दिस इज अ बिग स्टोरी, दिस इज अ बिग स्टोरी। इंशाल्लाह इसको हम आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद तो है कि कोई सुन लेगा, देखते हैं अल्लाह के हाथ में। हसन अली सयानी साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालिद साहब आपकी खुदी अदालतों को सलाम। सर एक दिन पहले बीबी खतीजल कुबरा जो है उनकी शहादत हुई, जो अरब की मलका थी जिसके पास 100 सुर्ख ऊंट थे, जो एक उस वक्त एक समझे एक मर्सिडीज गाड़ी होती है, तो वो अरब की मलका थी, और जिन्होंने आखिरी वक्त में 3 साल जो है वो घास खा के पत्ते खा के गुजारा किया। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह निसा की 11वीं आयत है, उसमें आधा हिस्सा औरत का है, मर्द अगर एक है तो 2 है जी। तो आपका जो प्रोग्राम है बेसिकली वो न्यूज है, न्यूज मतलब एब्रिविएशन है न्यूज का, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो आपके 3 हिस्से तो माशाल्लाह है, तो 3 में से आपके 1.5 हिस्सा बनता है औरत का हक, तो कम से कम 1 हिस्सा एक फीमेल को रखें, क्योंकि फीमेल की फ्रीक्वेंसी फीमेल ही बेहतर समझ सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है इसमें कंसीडर करें, तो आपका प्रोग्राम 4 लग जाएगा। जैसे बीबीसी का जो शहरदीन होता है किसी जबान में अभी रहता था पेश करते थे, मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम जो है इसमें ये थोड़ी सी इसको कमी को दूर कर दे। ठीक है, हम आपकी जो तजवीज़ है वो ऊपर पहुँचा देते हैं, हो सकता है कि वो सुन लें, हो सकता है वो और ऊपर पहुँचा दें। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। कारी साहब, कौन से कारी साहब हैं? कारी अब्दुल सत्तार साहब जी, डेरकी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं बड़े अदब के साथ ज़रार खोड़ो साहब और वसतुल्लाह खान साहब की खिदमत में अकीदत भरा सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम। और सर आपकी गुफ्तगू से अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे इल्म में इजाफा होता है और हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता है सर जी। तो मुझे सर ये अर्ज करनी है कि जो हमारा शहर है ना डहरकी जी, ये जिला घोटकी में है, और यहाँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा गैस का जखीरा है, माड़ी गैस पेट्रोलियम टैंक जी जी। और सर मुझे बड़े दुख से अर्ज करना है, पिछले दिनों एमडी सुई सदरन गैस कंपनी जनाब इमरान मानियार साहब ने 31 किलोमीटर गैस लाइन का संगे बुनियाद रखा, काठोर ता सुरजानी। और सर हमारा शहर जहाँ से ये गैस निकल रही है वहाँ 1 किलोमीटर का एरिया पिछले 20 सालों से गैस से महरूम है, और वहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर की लाइन नहीं मिल रही, और खबरें हम पढ़ते हैं कि जनाब 31 किलोमीटर का संगे बुनियाद रख यानी दिया। आप कह रहे हैं कि डहरकी में गैस नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी सर जी, हम यही अपना जो है आपके सामने दर्द रखना है। और सर दूसरी अर्ज ये है कि ये आज खबरें चल रही थी कि वजीर तवानाई जनाब अवैस लगारी साहब ने FIA को भी टारगेट दिया है कि वो बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन करे जी। तो सर ये जो 9 और 10 की जुलाई गुड्डू पावर प्लांट पे आतिशज़दगी हुई, 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। तो
तो सर उनकी इंक्वायरी कहाँ गई? उसको तो किसी FIA ने नहीं पूछा, किसी नैब ने नहीं पूछा, किसी नेपरा ने नहीं पूछा जी। और अब जिस गरीब का बिल हो 20,000 का, उसको अगर FIA तंग करेगी तो सर फिर आप बताएं हमारे जैसे लोग जो देही इलाकों में रहते हैं जी। सर उनके दिलों पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल, यानी उनको बिल में पकड़े और 15 अरब का गुड्डू थर्मल पावर पे आतिशबाजी में नुकसान हो गया, उसकी सर आज तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर यहाँ पे नहीं। उसतुल्लाह खान साहब, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। दरार खोड़ो साहब, अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त इख्तियार दिया है कि हम गरीबों की ये आवाज वहाँ सर बिल्कुल आपके जरिए जो है डेफिनेटली पहुँच रही है। अब असर हो ना हो इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन एक मैं आपको उसूल बता दूँ कि अगर आपने 50,000 रुपये लिए और आप दिवालिया हो गए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर 5 अरब रुपए आप ले लें तो फिर बैंक जो है वो आपके नीचे हो जाएगा। ये एक जनरल रूल ऑफ थंब है। एक वक्फा। वेलकम बैक। हमारे अगले कॉलर हैं नज़ीर अहमद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद बात कर रहा हूँ जोर चौरंगी से सर। जी सर। सर बेसिकली ये जोर चौरंगी पे एक पुल बनाया गया है, अंडरपास और ओवरपास इसके अंदर जी। तो भाई सर ये इसकी सूरत आ रही है कि यहाँ शाम में इतनी ट्रैफिक कंजेस्ट हो जाती है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने सारे चारों तरफ जो उसकी स्ट्रीट्स है उसको विंग वाल देकर बंद कर दिया। तो सिर्फ एक पॉइंट की एंट्री है। अच्छा, और ये अंडरपास जो बना है इसकी जरूरत इसलिए भी नहीं थी कि ये जहाँ ये खत्म हो रहा है वहाँ आगे ब्लाइंड स्ट्रीट है, ये पहलवान रोड पे आके जाके खत्म हो जाती है, इतनी ट्रैफिक ही नहीं होती उसके अंदर। इसकी सर्वे जो किया गया इसकी ट्रैफिक काउंट होता है वो उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए मतलब ये कि ये बिल्कुल गैर जरूरी था अंडरपास, लेकिन अब बन चुका तो ठीक है। कम से कम उसके विंग सवाल है, उसकी जो राइट और लेफ्ट पे जो गलियां निकलनी उसको तो मुतज़िम आपको कहेंगे तोड़ के उनको सीधा करते, पूरी की पूरी ट्रैफिक वहाँ पे आके कंजेस्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक है नज़ीर साहब। और एक और काम भी किया है वहाँ। क्या किया? वो तारकोल नहीं की सड़क नहीं है, वो टाइलें लगाई गई हैं। ओह, टाइल वाली सड़क है, बहुत से जो आपका जो टायर है डुगडुम 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 ये भी है। अर्बन प्लानिंग, वो जो याद है आपको, हमने एक नौजवान ही थे, उसने वो सारा बनाया था फुटपाथों का कैसे है, तो उसने भी मेरे ख्याल इस तरह की थोड़ी सी व्हील चेयर के लिए अब भी ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो तो कहीं भी नहीं है ना, वो तो कहीं भी नहीं। हालांकि कॉमन सेंस की बात है, और एक पैसा इजाफी नहीं खर्च होगा, बस उसको यूँ कुछ नहीं यूँ बनाना। नज़ीर अहमद साहब हैं? नहीं, नज़ीर अहमद साहब चले गए, शहाद सिद्दीकी साहब हैं। शहाद सिद्दीकी हैं जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर एक बात तो ओवरसीज जो हमारे वोटर्स थे उनको एक खुशी का मैसेज चला जाना चाहिए कि हम ओवरसीज को वोट डालने का तो राइट नहीं दिया, ये हमने पूरा खजाना ही उठा के थमा दिया। उसके लिए हमने इम्पोर्टेड ले लिए, वोट का हमने हक नहीं दिया है, लेकिन हमने खजाना का भी ओवरसीज को ही थमा दिया। तो वो कैसे? ओवरसीज वालों का थोड़ा बहुत गिला वो कैसे? औरंगजेब साहब की तरफ इशारा है। अच्छा, और दूसरी वो ओवरसीज नहीं है यार। 18 महीने के रेस्ट के बाद ये सारी नई फ्रेश छुट्टियों के बाद ये सारी गवर्नमेंट आ गई है, तो खुदारा ये जो सिर्फ एक रमजान में ही सारा कुछ हो रहा है कि रमजान में ये डिस्काउंट 11 महीने क्या लोग भूखे मरेंगे? 11 महीने के प्लान नहीं करते, सिर्फ रमजान में कि ये डिस्काउंट कर देंगे, यूटिलिटीज करेंगे। भाई यूटिलिटीज में करना है तो पूरे 11 महीने करो, वरना ना करो। लोगों को मार्केट से सस्ता आम बेटा मुझ जैसा भी जाके खरीदे, मुझे भी आम दुकान पे भी डिस्काउंट पर चीजें मिले। ये रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा 11 महीने को सोचो, एक महीने का ना सोचो। या तो आप 11 महीने डिस्काउंट दें, वरना 12 महीने आप वही रखें, वही हरकतें करें जो आप 12 महीने करते हैं। थैंक यू। सोहेल जदून है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जरा खोड़ो साहब और वसतुल्लाह खान साहब, बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रहा था आपसे बात करने की, लेकिन बात नहीं हो सकी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से कॉल मिल गई। सर 2 मसलों की तरफ वजाहत करना चाहूँगा, निशानदेही करना चाहूँगा। एक है FEBF, फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस, FEBF एंड GIF फंड इसको कहते हैं जी। सर इस तकरीबन 1 लाख के करीब वफाकी मुलाजमीन जो हैं वफाकी हुकूमत के, उनकी बेवाओं को जो है पेंशन मिलती है बिनोला फंड के नाम से, फेडरल बेनिफिट फंड के नाम से जी।
इसमें आखिरी बार सन 2012 में इजाफा हुआ था। आज के दौर में 2024 में भी 2,2500 रुपए रही है सर। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है इनको। हर साल के साल जैसे बाकी पेंशन में या EOBI में इजाफा होता है, तो इस फंड में क्यों नहीं होता इजाफा? अच्छा, इसी किस्म की जो है ना, ये अब 1 लाख के करीब बेवाएं हैं जो कि इस फंड से ले रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि वफाकी हुकूमत की जो है ना ये महकमा है। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा यार जरा एक बात बताओ जी, ये जिस तरह इंसानों के रंग होते हैं, काला, गोरा, नीला, पीला है जी, उसी तरह मुझे लगता है पेंशन्स के भी रंग हैं। हाँ हैं, कुछ पेंशनें गोरी हैं, कुछ काली हैं, कुछ ब्राउन है। कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। मतलब अभी हम खुश हो रहे थे नेशनल बैंक का मसला हल हो गया। हाँ, अब ये नया मसला 1 लाख उन लोगों का। अच्छा, इनका 1 लाख का फिर आपके जो ये कॉटन रिसर्च वाले हैं डॉक्टर खादिम हुसैन ने जो मुल्तान से कॉल किया, उनका मसला है। और वो 2 लाख मसले जिनकी कॉल हमें नहीं एक खुशी के बदले 4 गम मुफ्त, ये सेल है। हाँ, ऐसा ही है। मोहम्मद अच्छा मोहसिन अली साहब हैं, बहुत दूर से हैं, शुमाली इलाका जात में एक इलाका है दिन्योर, वहाँ से। जी सर, मोहसिन अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक इशू है यहाँ गिलगित में जी। एक कोई लड़की है जिसको अगवा किया है, फलकनाज। जी जी जी, उसके बारे में चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्राम करें। जी जी, अच्छा मोहसिन अली साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस पर बिल्कुल पिछले 2 दिनों से मैं इस पर मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। इनफैक्ट अभी शो से पहले ही मैं उसद के साथ डिस्कस कर रहा था। तमाम दस्तावेज़ात हमारे पास हैं, बर्थ सर्टिफिकेट और वीडियोस तो ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। अभी हमारे जो नुमाइंदे हैं वहाँ गिलगित में, उन्होंने गिलगित पुलिस से भी बात की है, हम ज़ाती भी बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते इस पर हम एक पूरा प्रोग्राम या पूरा सेगमेंट करेंगे। और इसमें कोई अगर चीज़ें हैं जो आप हमारे तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो ज़रूर बताएं। हेलो जी, SSP साहब है या SP साहब है, उसकी कोई बदनीयती शामिल है तो काइंडली आप। अच्छा, ये तो खैर कह रहे हैं पुलिस अफसर की बदनीयती शामिल है। खैर ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल जितना भी मालूमात है उसकी हद तक हम इसे फॉलो करने की। देखिए, इनकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें तो मेरा ख्याल है कि 12 साल की उम्र है। तो और बिल्कुल जिस तरह जो बज़ाहिर हमें लग रहा है उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया लोकल पुलिस ने इस पे एक्शन लेने का। हाँ, या अभी तक ये लगा, हम इतना कह सकते हैं इस स्टेज पर। असलम भट्टी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं ज़रा वसतुल्लाह खान और ज़रार खोड़ो साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बल्कि बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 70 साल का हो गया हूँ अभी। माशाअल्लाह। और आवाज तो भाई साहब आपकी इतनी कड़क है, मैं समझ रहा कोई 26-27 साल का नौजवान बात कर रहा है। असली डालडा खाया हुआ है ये चीज। अच्छा, असली वो मैं आज जुम्मे की नमाज अपनी घर के पास जो डिफेंस में मस्जिद है उसमें पढ़ रहा था। तकरीबन 1,500-2 हज़ार आदमी थे और हर जुम्मा में वहीं पढ़ता हूँ जी। तो मौलवी साहब ने हमारे साथ एक दुआ करवाई जी। यानी वो दुआ पिछले 70 साल से जब से होश में आया हूँ मैं कर रहा हूँ कि जी कश्मीर को आज़ाद किया जाए, कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए और फ़लस्तीन को अल्लाह ताला। मगर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम इतनी दुआएं करते हैं तो ये अल्लाह हमारी पूरी क्यों नहीं करता? हमारे क्या गुनाह हैं? 70 साल से मेरी उम्र हो गई है और ये हर मस्जिद और हर दफ़ा जब दुआ करता है मौलवी साहब तो हम भी उसके साथ शामिल होते हैं। अब मुझे बताइए ज़रार साहब, जब इतनी दुआ कबूल 70 साल में नहीं होगी तो अब कब होगी? दुआ की किस्में होती है ना, एक दिल से होती है, एक मैकेनिकल होती है। दिल से होती है मगर वो हो नहीं रही। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि दवा साथ होनी चाहिए, दवा नहीं, हमारी टाइमलाइन। हाँ, दवा चाहिए, दवा नहीं है। ये बुनियादी बात ये है। मैं अभी एक थोड़ी देर पहले मैं ये पढ़ता रहता हूँ, जो क्रूसेड्स है ना वो मेरा एक हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रहा है। अल जज़ीरा की बड़ी अच्छी सीरीज है जी, जिसके ऊपर वो बेस्ड है ना, वो किताब मैं पढ़ा था ना, क्रूसेड थ्रू अरब आइज़। एनीवे, तो उसमें भी यही है, मतलब क्योंकि 100-200 साल लोगों ने सिर्फ दुआ नहीं की, लेकिन मतलब अगर सलाउद्दीन ने भी सिर्फ दुआ करता रहता ये बात तो क्या होता? सर नूरुद्दीन जंगी के बाद नूरुद्दीन के बाद सलाउद्दीन,
तो सिर्फ दुआ से तो काम नहीं चलता। मतलब वो कहते हैं कि पहले आप अपना जो घोड़ा है उसकी टांगें बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। सुल्तान महमूद हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वसतुल्लाह साहब और ज़रार खोड़ू साहब, मेरा आपसे सवाल नहीं है बल्कि आपसे दरख्वास्त है कि बिजली का सर्कुलर डेट हर आदमी को जानता है कि इसमें पावर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ खामियां हैं। कहने को तो हमारे बहुत आला पाए के वकला हैं, जो डॉक्टर भी हैं और सब कुछ हैं, लेकिन कौम का गम सिर्फ उनको अपने मकसद के लिए होता है। कोई उनमें से ऐसा वॉलंटियर होकर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाए कि ये अगर मायदे गलत हुए हैं तो उनको ठीक भी तो किसी तरीके से किया जा सकता है। जी, तब तो $2 ट्रिलियन हो गया सर्कुलर डेट। लेकिन मेरा ख्याल है अब बस उससे बात बहुत आगे निकल गई। अब तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जाते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान जुर्मानों से भरने की बजाय जो है उनसे जाहिर है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर, सैडक की मिसाल ले लें। हाँ, और इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं चाहूँगा भी नहीं कि ये चीज़ें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जाएं। पहले भी हम रिको डेक और इन सारी चीज़ों को हाँ जा चुके हैं और बिलाखिर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो हैं उनके जुर्माने लग जाते हैं, घूमे वहीं चले, वहाँ डिफेंड करने वाले वकील चाहिए। यही तो मसला है। ये बात एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अहमद नूर साहब हैं दुबई से। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल है और मेरा आप मुझे प्लीज़ समझा दें कि ये अभी फ़लस्तीन में जो हो रहा है, जुल्म जो हो रहा है, जी। इसका रिएक्शन ये है कि अरब ममालिक में और पाकिस्तान में बाशमूल लोगों ने स्टारबक्स पर अमेरिकन और फॉरेन ब्रांड से बॉयकॉट कर लिया है, जो कि अच्छी बात है। हम एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं दुनिया को। लेकिन इससे पहले 20 साल जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशन की, उसमें मिनिमम एस्टिमेट है कि 70,000 लोग मारे गए थे, हालांकि कहते हैं लाखों में लोग मारे गए थे। फिर इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है दुनिया में रोहिंगा का, 1.5 करोड़ रोहिंगा बांग्लादेश में रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, और फिर इंडिया में जो बुरहान वानी के कत्ल के बाद कहते हैं कि मिनिमम 500 बल्कि उससे ज्यादा लोग जिन पे पैलेट्स फायर किए गए थे, उनकी आंखें जो है वो ज़ाया हो गई थी। तो ये सब कुछ जब हुआ था तो उस वक्त ये पाकिस्तान और ये बाकी मुस्लिम ममालिक थे, अच्छा, इंडिया को या फिर अमेरिका को हमने 20 साल क्यों नहीं बॉयकॉट किया? अच्छा देखिए, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लेना और अच्छा चलें। अच्छा, एक तो पाकिस्तान में स्टारबक्स है नहीं। दूसरी बात ये है कि ये आप मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम ममालिक की तो बात हो ही नहीं रही है। मतलब रोहिंग्या का मतलब ये है कि बर्मीज प्रोडक्ट का बाइकआउट होना चाहिए। हाँ, आई मीन अब मुझे नहीं पता कि कौन से बर्मीज प्रोडक्ट। अच्छा, इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होना चाहिए। अगर वहाँ जो यहाँ पर जो बाजार में आप देख रहे हैं कि चकाचक प्रोडक्ट्स का बाइकआउट होना चाहिए। नहीं, वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स। अच्छा देखें, अब सबसे पहली बात है कि द बॉयकॉट इज इंटरनेशनल। अगर आप थोड़ी सी इस पर तहकीक करें तो आपको पता लगेगा कि जो BDS की मूवमेंट है वो किसी मुस्लिम मुल्क में शुरू नहीं हुई। यकीनन वो यहाँ गुलिस्तान जौहर में उनका मरकज़ी दफ्तर नहीं है। इट इज़ एन इंटरनेशनल मूवमेंट, और इंटरनेशनल मूवमेंट्स ऐसे ही होती हैं। और जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, अगर अगेन आप इनवाइट यू टू स्टडी द टॉपिक, ये दुनिया का सबसे पुराना सेटलर कलोनियल इशू है, 1948 से चला आ रहा है। ये मैं तो आई विश कि ये मुस्लिम ममालिक का मसला होता। मुस्लिम ममालिक तो ज़्यादातर कुछ नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर कुछ पुशबैक हम देख रहे हैं तो वो मगरबी ममालिक की आवाम से हम देख रहे हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब साउथ अफ्रीका में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा दियोबंदी या वहाबी बैठे हुए हैं या बरेलवी बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। और जहाँ तक कोलंबिया की बात है, ब्राज़ील की बात है, वहाँ पे कौन से हैं? और मैंने कौन से कितने मुसलमान हैं वहाँ पर? वो उम्मतुल मुस्लिमीन में शामिल होते हैं या नहीं होते? तकरीबन मैंने तो कोई पाकिस्तान में इस तरह की कोई ठोस बाइकआउट मूवमेंट नहीं देखी है। नहीं देखी। तो अगर बंदा बात करे तो पहले थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर्स ले ले, तो उससे बात करे तो जनरली बेहतर होता है। खालिद अलमास हैं उकाड़ा से। खालिद साहब 1 मिनट है आपके पास। जी अस्सलामुअलैकुम सर। मैं ये असल में ना जल्दी से आपकी जो थोड़ी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ, जो कल वाला
हमारा एक प्रोग्राम था जो अमेरिका में हुआ, डोलन लू ने जो बात की है उसकी दो बड़ी मुनाफिकत सामने आई हैं। एक ये कि उन्होंने सरासर कह दिया कि जी ये साइफर जो है ये झूठ पर मबनी था, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि साइफर की कोई हैसियत नहीं थी हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई इसमें मुदाखलत नहीं हुई और साइफर झूठ है। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो उस पर तहकीकात होनी चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो तहकीकात होनी चाहिए उस चीज पर होनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में जो इलेक्शन लड़ा गया था वो उस साइफर को, जिसको आप झूठा कहते हैं, उस साइफर को बुनियाद बनाकर इस कौम को गुमराह किया गया था। और दूसरी बात, अपने मुल्क में टिकटॉक के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने वाले हमारे मुल्क में कह रहे हैं कि जी ये टिकटॉक जो है वो हमारे मुल्क में चूंकि प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान का जो एक्स पर पाबंदी लगाई है वो क्यों लगाई गई है। देखिए अमेरिका और मैं छोटी सी एक छोटी सी बात इखलाकी तौर पर, हम फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। इखलाकी तौर पर जो है ना सर, इखलाकी तौर पर ये दोनों बातों को अगर आप नजर रखें तो पीटीआई के लोगों को डिजाइन करना चाहिए इस बात के ऊपर कि जी हमारा बयानिया भी झूठा था और हमारा इलेक्शन जो था वो भी झूठा था। ठीक है। अमेरिका मेरा ख्याल है कि प्रोबेबली द मोस्ट हिपोक्रिटिकल कंट्री इन द वर्ल्ड, और काफ़ी कंपटीशन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल भी अब ख़त्म हो गया। जो इजाज़त दीजिए जी, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।